हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि हमने जाना था साइकोलॉजी जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की स्टडी होती है। आज इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। तो मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या हैं। किसी वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य इस प्रकार हैं। जैसे कोई भी अगर हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वैसे ही साइकोलॉजिकल जो रिसर्च करते हैं उसमें वर्णन करना यानी किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन यानी पूर्व कथन, एक्सप्लेनेशन उसकी व्याख्या करना और व्यवहार का नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों से अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन करना। अब एक एक चीज देखने का मतलब क्या होता है। वर्णन करना मतलब डिस्क्रिप्शन। साइकोलॉजिकल स्टडी में हम व्यवहार अथवा किसी भी घटना का यथासंभव सही सही वर्णन करते हैं। इससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि रिसर्चर जो है वो विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करना चाहता है कि वो रिसर्चर जो है वो स्टूडेंट कैसे स्टडी करते हैं, उनकी जो हैबिट है उसको ऑब्जर्व करना चाहता है। स्टडी की जो हैबिट में विविध प्रकार के व्यवहार आ सकते हैं, जैसे कि सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना, कि कोई बच्चा है वो डेली इस क्लास में प्रेजेंट रहता है, नियत कार्य समय पर प्रस्तुत करना कि डेली जो काम है उसको सही टाइम पे प्रस्तुत करना, अध्ययन अनुसूची की योजना बनाना कि कैसे स्टडी करनी है, उसके लिए प्लानिंग करना, नियत कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना और डेली रूटीन के हिसाब से स्टडी करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। एक वर्ग विशेष में भी कई सूक्ष्म विवरण हो सकते हैं। शोधकर्ता अध्ययन की आदत का जो अर्थ समझता है उसे उसका वर्णन करना चाहिए। जिस भी हैबिट के बारे में जानना चाह रहा है तो उसे उसको डिस्क्राइब करना चाहिए या उसकी स्टडी करनी चाहिए। फिर आता है पूर्व कथन मतलब कि प्रिडिक्शन। वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का प्रिडिक्शन करना होता है। यदि आप बिहेवियर को सही से ही समझने और उसका वर्णन करने यानी कि उसको डिस्क्राइब करने में सक्षम है तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों घटनाओं से संबंध को सरलतापूर्वक जान सकते हैं कि कोई व्यवहार है उसमें या जो उसमें इवेंट हो रहे हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये जान सकते हैं हम। ऐसी स्थिति में आप इस बात की भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ जो दशाओं में कुछ त्रुटियों के साथ में व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। जैसे कि अध्ययन के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन, समय की मात्रा और उपलब्धियों के बीच में धनात्मक संबंध की स्थापना कर सकता है। जैसे कोई बच्चा कि कितना अगर ज़्यादा मात्रा में पढ़ रहा है, ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे रहा है तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उसकी जो अचीवमेंट होगी उसमें पॉजिटिव रिलेशन होगा। बच्चा ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ रहा है तो उसकी अचीवमेंट उतनी ही अच्छी होगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। एक बालक विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देता है तो आप इस बात का पूर्व कथन कर सकते हैं कि वह बालक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। प्रिडिक्शन जो है परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर सही होता है। जितने अधिक लोगों का परीक्षण किया जाएगा पूर्व कथन के सही होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि व्याख्या। व्याख्या क्या होती है। मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना। व्याख्या मतलब उसको एक्सप्लेन करना, किसी चीज को जो व्यवहार हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन की बात की जाती है। साइकोलॉजिस्ट मूलतः ये जानना चाहते हैं कि व्यवहार किन कारणों से घटित होता है और वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता। जैसे कि किन कारणों से कुछ बच्चे अपनी कक्षा में अधिक ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्लास में। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, इस चीज को वो समझते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
यह उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले बिहेवियर के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, निर्धारक होते हैं, या जिनकी वजह से कोई व्यवहार हो रहा है, उन चीज़ों की पहचान करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, जिससे कि दो वस्तुओं अथवा घटनाओं के बीच में कोज और इफेक्ट रिलेशन स्टेब्लिश किया जा सके या कार्यकरण संबंध स्थापित किया जा सके। फिर आता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। यदि आप व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं, तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यवहार हो रहा है और ये लग रहा है कि अगर इसने ऐसा ही गलत व्यवहार करता रहा, तो आगे जाके इसका ये परिणाम हो सकता है। तो उसका जो पहले ही जो एंटीसीडेंट सिचुएशन होती हैं, उनको कंट्रोल करके और उस व्यवहार को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल 3 बातों से रिलेटेड होता है। किसी बिहेवियर विशेष को घटित कराना या उसे कम करना अथवा बढ़ाना। मतलब हम कौन-सा व्यवहार कराना चाह रहे हैं। अगर कोई व्यवहार अच्छा है, तो उसको बढ़ाएँगे। वो कोई व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसको कम करेंगे। जैसे कि आप चाहें तो अध्ययन करने के घंटों को उतना ही रहने दें और आप उन्हें कम कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी अचीवमेंट सही चल रही है, तो हम उसको उतना ही रहने दे सकते हैं। और हमें लग रहा है कि हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो हम अपने पढ़ने वाले जो घंटे हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और हमें लगता है कि एग्ज़ाम का इतना लेवल नहीं आता और मेरी अच्छी तैयारी है, तो हम उस टाइम को कम भी कर सकते हैं। तो ये हम कंट्रोल कर लेते हैं। फिर बात करते हैं अनुप्रयोग यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या होती है। वैज्ञानिक जाँच का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जैसे कि हम जो साइंटिफिक जाँच करते हैं, उसमें लास्ट में ये होता है कि जो लोग हैं उस पे क्या उसका पॉज़िटिव प्रभाव पड़ रहा है, उनके जीवन में क्या सुधार आ रहा है। विभिन्न दशाओं में समस्याओं का समाधान करने के लिए ही साइकोलॉजिकल रिसर्च किए जाते हैं। इन प्रयासों के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता ही मनोवैज्ञानिक की मूल लगाव का विषय होती है। जैसे कि योग और ध्यान के अनुप्रयोग से दबाव की मात्रा कम करके दक्षता बढ़ाई जाती है। जैसे हम कहते हैं योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अगर ये यूज़ करते हैं, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर फ़ील करते हैं हम माइंड पे, वो उससे कम हो जाता है और हमारी जो एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, वो बढ़ती चली जाती है। वैज्ञानिक जाँच इन सिद्धांतों अथवा रणनीतियों के विकास के लिए भी की जाती है, जिससे भविष्य में अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण, साइकोलॉजिकल रिसर्च के स्टेप्स कौन-से होते हैं? विज्ञान को इस आधार पर नहीं परिभाषित किया जाता है कि वह किस चीज़ की खोज करता है, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वह खोज कैसे करता है। साइंटिफिक मेथड में किसी घटना विशेष में जो है वो उसको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। परीक्षणीय मतलब उस चीज़ को वो टेस्ट किया जा सके, तो स्टडी किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्रित रूप से किसी घटना विशेष का स्टडी करें तो दोनों को लगभग एक ही कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर हैं, तो दोनों अलग-अलग एग्जामिनर से अगर वो कॉपी चेक कराई जाती है, तो उनका जो वो रिजल्ट निकालते हैं, दोनों का सेम आता है। मतलब किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होना, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। जैसे कि आप और आपका कोई मित्र एक मेजरमेंट स्केल लेके एक टेबल की लंबाई मेज़र करते हैं, तो इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि आप दोनों एक ही रिजल्ट पर पहुँचेंगे। वैज्ञानिक विधि की दूसरी विधि यह होती है कि इसमें खोज की एक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है और उसी को अपनाना होता है। इसके अंतर्गत आने वाले चरण हैं समस्या का संपादन कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका कैसा नेचर है, उसका क्या कांसेप्ट है। प्रदत्त संग्रहण, डाटा का कलेक्शन करना और कंक्लूजन निकालना। शोध निष्कर्षों यानी कि जो रिसर्च है उसका कंक्लूजन निकला और जो सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना यानी कि जो थ्योरीज आ रही है हमारे पास उनको रिटेस्ट करना। जैसे कि सबसे पहले कोई भी समस्या है उसका संप्रत्य लेंगे कि अध्ययन के लिए हम कोई भी चीज़ अपने मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिया है उसको सेलेक्ट करते हैं कि इस चीज़ की हमें स्टडी करनी है। फिर डाटा कलेक्शन करते हैं कि हमने जो पार्टिसिपेंट्स लिए हैं या कौन से मेथड यूज़ करने हैं, क्या टूल्स है या प्रोसेस है, उसकी बात की जाती है। फिर उसे हम कंक्लूज़न निकालते हैं।
स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और फिर जो शोध निष्कर्ष होते हैं उनका पुनर्निरीक्षण करते हैं, यानी कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती हैं उनका पुनर्कथन करते हैं या उसके जो नए सिद्धांत होते हैं उनका पुनर्निरूपण करते हैं। समस्या का समर्थन। वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है तब शोधकर्ता अध्ययन के तथ्य अथवा विषय का चयन करता है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट मैटर क्या रखना है उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा परीक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि रिसर्चर जो है स्टूडेंट के अध्ययन की जो आदतें होती है उनको जैसे ऑब्जर्व करके कि उसमें कितना इंटरेस्ट लेता है उस पर स्टडी की गई है। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं की स्टडी करते हैं। इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने, जैसे जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो कैसा फील करते हैं, हम अपने जो एक्सपीरियंस है हमारे बिहेवियर पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, दूसरों के व्यवहार को समझने, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है या कुछ लोग अपना कार्य सर्वदा समय से क्यों नहीं पूरा करते, क्या सिगरेट पीने की आदत को कंट्रोल किया जा सकता है। ये चीजें लेके चलते हैं। समूह के से प्रभावित व्यक्ति व्यवहार, जैसे कि रहीम अपने कार्य को संपादित करने की तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है, क्यों साइकिल चालक साइकिल चलाते समय अकेले की तुलना में समूह में अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर की। ग्रुप बिहेवियर में जब लोग समूह में होते हैं तो उनके खतरा उठाने वाले बिहेवियर में वृद्धि क्यों हो जाती है। या फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जैसे कुछ संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। तो इन सब की चीज हम स्टडी करते हैं। समस्या की पहचान के बाद रिसर्चर समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस गलत होना सही होना ये एक कंक्लूजन तक हमें लेके जाती है कि हमारी हाइपोथेसिस जो है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं उस पर। फिर आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन साइंटिफिक मेथड का सेकंड स्टेप होता है। डाटा कलेक्शन के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए, मतलब कि रिसर्च रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए 4 पहलुओं के बारे में डिसीजन लिया जाता है। अध्ययन के प्रतिभागी, यानी कि जो स्टडी हो रही है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे। प्रदत्त संग्रह की विधि, जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो किस मेथड से किया है। अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण, रिसर्च में कौन कौन से टूल्स यूज किए गए हैं। और प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, मतलब कि जो डाटा कलेक्शन हुआ है उसकी क्या प्रोसेस रही है। अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ता को निर्णय करना पड़ता है कि अध्ययन में कौन कौन प्रतिभागी होंगे। मतलब कि जब रिसर्च हो रही है तो उसमें ये देखा जाता है जो कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है, या इन्फॉर्मेशन देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन से होंगे। प्रतिभागी जो है, यानी कि जो मतलब सब्जेक्ट है हमारा या इन्फॉर्मेंट्स है, वो कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई किशोर हो सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी के कोई छात्र हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, मैनेजमेंट कोई भी हो सकता है। चिकित्सालय के रोगी, उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा व्यक्तियों का कोई समूह भी प्रतिभागी हो सकता है या पार्टिसिपेंट्स हो सकता है, जहाँ पर स्टडी किए जाने वाला गोचर प्रचलित हो। दूसरी बात आती है, इसमें दूसरा डिसीजन लिया जाता है कि जो डाटा कलेक्शन का मेथड है उसका यूज से रिलेटेड होता है, जैसे कौन सा मेथड यूज किया गया है। प्रेक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कोरिलेशन मेथड है, केस हिस्ट्री मेथड है, कौन सा मेथड यूज किया है। रिसर्चर को डाटा कलेक्शन के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना पड़ता है, जैसे कि किस कौन सा मेथड यूज किया है, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर क्वेश्चनेयर।
रिसर्चर यह भी डिसीजन लेता है कि इन उपकरणों को प्रदत्त संग्रह यानी कि डाटा कलेक्शन हेतु किस प्रकार से यूज में लिया था, इंडिविजुअल तरीके से या फिर ग्रुप तरीके से। इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह यानी कि डाटा कलेक्शन किया जाता है। फिर आता है कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, कैसे किसी चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है जो डाटा कलेक्शन का स्टैटिस्टिकल प्रोसेस की सहायता से हम एनालिसिस करते हैं, जिससे हम समझ सकें कि डाटा का अर्थ क्या होता है। यह कार्य ग्राफ द्वारा किया जाता है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड के यूज द्वारा भी किया जाता है। एनालिसिस का उद्देश्य हाइपोथेसिस की जांच करने के अनुसार होता है कि हाइपोथेसिस को जांचते हैं और उसके बाद उसे कंक्लूड किया जाता है। शोध निष्कर्षों का पुनर्निरीक्षण, रिव्यू लेंगे हम, जो हमारा ने रिसर्च फाइंडिंग की है उसका रिव्यू करना। रिसर्चर ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया है कि टेलीविजन पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। इसमें एक रिसर्चर जो है वो स्टडी करना चाहता है कि कोई बच्चा टीवी पर जब अग्रेसिव बिहेवियर देखता है तो बच्चों में अग्रेसिव बिहेवियर होने के क्या कितने चांसेस हैं, उनके बीच क्या रिलेशन होता है। उसे यह देखना होगा कि उसके जो मिस्टर्स इस हाइपोथेसिस प्रोटेस्ट करते हैं। यदि ये करते हैं तो ये जो हाइपोथेसिस है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और ऐसा नहीं करते हैं तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है और उसकी जगह पर एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेब्लिश कर ली जाती है, जो नई डाटा कलेक्शन के आधार पर इसे टेस्ट करेगा और कंक्लूड करेगा। इस हाइपोथेसिस की परीक्षा भावी रिसर्चर द्वारा की जा सकती है, अतः अनुसंधान कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। चाहता है कि अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान, अल्टरनेटिव पैराडिग्म ऑफ रिसर्च। साइकोलॉजिस्ट की मान्यता है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विद्यमानों या विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। इस विचारधारा को प्रमुख अभिमत है कि मानव व्यवहार का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। यह आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है तथा इसका ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट तथा कंट्रोल किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए मनोविज्ञान विद्याशाखा ने 20वीं सदी में उत्तरार्ध तक अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा। वह व्यवहार जिसका ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट किया जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यक्तिगत अनुभूतियां, अनुभवों तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक समय में यानी कि मॉडर्न टाइम में एक अलग दृष्टिकोण, जिसे व्याख्या परक परंपरा कहते हैं, क्या उदय हुआ, जो व्याख्या एवं पूर्व कथन की तुलना में समझ को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन से ज़्यादा समझ, कोई भी चीज़ समझने है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यह परंपरा मानती है कि निरंतर परिवर्तन, कंटिन्यूस जो चेंज आते रहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर और उसके जो एक्सपीरियंस हैं उसकी अन्वेषण विधि भौतिक जगत के अन्वेषण विधि से डिफरेंट होनी चाहिए। इस अप्रोच के अनुसार किसी भी कंटेक्स्ट में विशेष में घटित होने वाली घटनाओं और क्रियाओं की अर्थवत्ता को खोजना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ इस विशिष्ट संदर्भ होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की कंटेक्स्ट होते हैं जहाँ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि सुनामी है, भूकंप है, चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर, कोई लंबी बीमारी हो गई जिससे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है, से लोग पीड़ादायी स्थितियों से गुजरते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करता है। इसलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। यहाँ हमारा एम है वो मानवीय अनुभवों एवं व्यवहारों की सहज और वैमानता को बिना हानि पहुंचाए विविध पक्षों का पता लगाएं। कोई भी खोज करने वाला यह नहीं जानता कि वे क्या खोज रहे हैं, कैसे खोज की जाए और किस बात की एक्सपेक्टेशन की जाए, बल्कि वह कोशिश करता है
कि कुछ अव्यवस्थित विवरण उसका प्रारूप तैयार किया जाए, यद्यपि उस क्षेत्र की कम अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं रहती, जबकि मुख्य कार्य कुछ इस जो कुछ एक संदर्भ विशेष में मिलता है उसका विस्तृत विवरण लिपिबद्ध रूप में तैयार करता है। वैज्ञानिक और व्यवहारपरक परंपरा दोनों का उद्देश्य दूसरों के व्यवहारों और अनुभवों का अध्ययन करना होता है। हमारे अपने अनुभवों एवं व्यवहारों के विषय में होता है। साइकोलॉजी के छात्र के रूप में आप स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्यों दुख का अनुभव कर रहा हूँ। कई बार आप प्रण करते हैं कि अपने खान पान को कंट्रोल करेंगे और स्टडी हेतु अधिक समय देंगे, लेकिन जब भोजन या अध्ययन करने का समय होता है तो आप अपना प्रण भूल जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई अपने बिहेवियर पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। क्या साइकोलॉजी को इस बात में सहायता नहीं करनी चाहिए कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है, थिंकिंग प्रोसेस है या व्यवहार है जो है उसका एनालिसिस करना चाहिए। साइकोलॉजिकल जब जांच का ध्येय होना चाहिए कि वे अपने एक्सपीरियंस और अपने जो इंसाइट द्वारा प्रदर्शित होने वाले अपने सेल्फ को समझने की कोशिश करें। फिर साइकोलॉजिकल डाटा का नेचर कैसा होना चाहिए। आप जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल डाटा किस प्रकार अन्य साइंटिफिक डाटा से डिफरेंट होता है। साइकोलॉजिकल विविध स्रोतों से विभिन्न विधियों द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्शन कहा जाता है, जैसे कि जो व्यक्तियों के अव्यक्त या व्यक्त व्यवहार जैसे ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर, उनके कुछ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। मनोवैज्ञानिक जांच का अहम स्वरूप प्रदत्तों से निर्मित होता है। वे वास्तव में कुछ सीमा तक वास्तविकता का अनुमान लगाते हैं और इससे एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसमें हम अपने विचारों, अनुमानों, धारणाओं आदि के सही अथवा गलत होने की जांच कर सकते हैं। ध्यातव्य कि ये जो डाटा कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होते, बल्कि वे एक कंटेक्स्ट में प्राप्त होते हैं और उस सिद्धांत एवं विधि से आबद्ध होते हैं जिनसे इनके संग्रह की प्रक्रिया संचालित होती है। दूसरे शब्दों में प्रेरित भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों यानी जो डाटा होते हैं वो फिजिकल या फिर सोशल कंटेक्स्ट व्यक्तियों से रिलेटेड या उसके जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड जो चीज़ होते हैं उनसे अलग होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम अकेले में जैसा व्यवहार करते हैं किसी ग्रुप में या अपने घर में या ऑफिस में, उससे कहीं डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। आप अपने अध्यापक अथवा माता पिता से बातचीत करने में संकोच करते हैं, परंतु अपने फ्रेंड के साथ वैसा बिहेव नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी लोग सेम सिचुएशन में सेम बिहेव नहीं करते। आप भी हर जगह एक ही तरह का व्यवहार नहीं करते। डाटा कलेक्शन की जो मेथड है जिसमें सर्वे मेथड का यूज़ करते हैं, हम इंटरव्यू का यूज़ करते हैं और जो इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है या उसका कोई ग्रुप है या फिर कोई एडल्ट है या कोई ओल्ड एज व्यक्ति है या कोई मेल है या फीमेल है, हम किस पे अपना डाटा कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कोई रूरल है, अर्बन है। तो डाटा का जो नेचर है और उसकी क्वालिटी है उसको डिटरमाइन किया जाता है। यह संभव है कि जब आप किसी विद्यार्थी का साक्षात करें तो वह उस सिचुएशन में एक अलग प्रकार से बिहेव करे, परंतु जब आप वास्तविक स्थिति में उसका ऑब्जर्वेशन करें तो वह कुछ विपरीत पाए। डाटा की अन्य विशेषता यह है कि वह स्वयं सत्यता के विषय में कुछ नहीं कहता, बल्कि उससे अनुमान लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में रिसर्चर जो है वो डाटा को एक कंटेक्स्ट विशेष में रखकर उसका एक मीनिंग बनाता है। साइकोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप के डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम जनगणकीय सूचना यानी कि डेमोग्राफिक डाटा। इन इंफॉर्मेशन के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाएं आती हैं या फिर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है किसी व्यक्ति की वो आती है, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कौन सा बर्थ ऑर्डर पर है वो, या उसके जो भाई बहन है वो कितने हैं, या वो क्या एजुकेशन कर रहा है,
कौन सा ऑक्यूपेशन है, मैरिटल स्टेटस क्या है उसका, उसके बच्चे कितने हैं, या फिर उसका जो जहाँ रहता है उसका जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, उसकी सिचुएशन कैसी है, कौन सा कास्ट है, रिलीजन है, मदर फादर की क्या एजुकेशन है, या उनके क्या ऑक्यूपेशन है, वो हो गया डेमोग्राफिक डाटा। फिर आता है फिजिकल इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत इकोलॉजिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो किस इलाके में रहता है, कोई पहाड़ी है या रेगिस्तानी है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है उसकी, या जिस घर में वो रहता है वो कैसा है, कितने रूम है उसमें, घर कैसा है, पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, या उसे जो फैसिलिटी है वो मिल रही है कि नहीं, लाइट है, पानी है, और जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर आता है कि फिजिकल डाटा। कुछ स्टडी में जैसे लंबाई की बात करते हैं, उसकी वेट की बात करते हैं, हार्ट रेट, या फिर फटीग की बात करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल डाटा हो गया। या उसका जो जीएसआर है, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ द्वारा मापी जाने वाली जो ब्रेन की वेव होती हैं वो है, इनको मेजर किया जाता है। फिर आता है कि साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। पहले हमने फिजिकल डाटा लिया, फिर उसके बाद आया साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कुछ स्टडी में इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, उसका इंटरेस्ट कितना है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या क्रिएटिविटी है, इमोशंस, मोटिवेशन, और साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं, या जैसे हेलुसिनेशन, डेलूजन की बात करते, कोई इल्यूजन होना, या डिप्रेशन होना, या कोई भी परसेप्चुअल डिसीजन लेना है, थिंकिंग प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये हो गए साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर बात करते हैं कि मेजरमेंट की दृष्टि से बात करी जाए तो उपयुक्त सूचनाएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे ये इनको कैटेगराइज करने के लिए कम, ज़्यादा का, हाँ, नहीं का, या मतलब कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इनको नंबरिंग दे सकते हैं। हमें बातचीत, आँखें, या परीक्षण अभिलेख, या मतलब पर्सनल डायरी, या मतलब एक रिकॉर्ड रखना मिलता है इससे। इस तरह की इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करके पृथक रूप से एनालिसिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। पिछले खंड में साइकोलॉजी में जो डाटा कलेक्ट होने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रदत्तों के बारे में पढ़ा है। ये सभी प्रदत्त किसी एक ही विधि से प्राप्त नहीं होते, अनेक प्रकार की विधियाँ होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, सर्वे, और साइकोलॉजिकल टेस्ट, और उसके स्टडी की बात करते हैं। इस खंड का उद्देश्य आपको यह बताना है कि आप किसी एक विधि अथवा कई विधियों को मिलाकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप फुटबॉल मैच देखते हुए दर्शकों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि बच्चे जब अपनी कक्षा में परीक्षा देते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि जो अदर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसमें कोच और इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। आप बुद्धि और आत्मसम्मान के बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा है और उससे उसका सेल्फ स्टीम है वो कैसे कोरिलेट करता है। शिक्षा के निजीकरण के संबंध में आप विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का सर्वे कर सकते हैं। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन के से कैसे संबंध है, और उसको लेके जो स्टूडेंट है उसका क्या एटीट्यूड है। व्यक्ति भिन्नता की जानकारी के लिए आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस की जानकारी के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। आप बच्चे की भाषा विकास का व्यक्ति अध्ययन कर सकते हैं, केस हिस्ट्री ले सकते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड जांच का एक सशक्त उपकरण है। व्यवहार के वर्णन की यह प्रभावकारी विधि है। अपने दैनिक जीवन में हम दिन भर अनेक चीजों को ऑब्जर्व करने में बिजी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस बात का ध्यान ही नहीं रह पाता कि हम क्या देख रहे हैं अथवा हमने क्या देखा है। हम देखते हैं परंतु ऑब्जर्व नहीं करते।
हम प्रतिदिन कितनी चीज़ों को देखते हैं, उनमें से कुछ की ही हमें जानकारी रहती है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आपने यह भी अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी व्यक्ति या घटना को कुछ देर तक देखने या ध्यान से देखते हैं, तो आपको उस व्यक्ति अथवा घटना के विषय में बहुत से रोचक बातों का पता चलता है। जैसे पहले हम करते हैं चयन, ये सिलेक्शन। मनोविज्ञान एक उन सभी व्यवहारों का परीक्षण नहीं करते जिनसे उनका सामना करता है, बल्कि वे व्यवहार विशेष का परीक्षण हेतु सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि साइकोलॉजिस्ट हैं, सभी जो बिहेवियर हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करते जो उन्हें दिखाई पड़ते हैं, बल्कि जो उन्हें कोई व्यवहार, जो स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, उसको वो ऑब्जर्वेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करते हैं। इस लेवल पर दो बातें संभव हैं। एक रिसर्चर के रूप में आप सोच सकते हैं कि आप भली-भांति जानते हैं कि विद्यालयों में क्या होता है। आप उन क्रियाकलापों की एक सूची बनाकर विद्यालय जाकर देख सकते हैं। उनमें से कौन से क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं। आप यह भी सोच सकते हैं कि आप इस संबंध में कुछ नहीं जानते और विद्यालय में क्या-क्या होता है। अब ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप इसका पता लगा सकते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है अभिलेखन, यानी कि कोई जो रिकॉर्ड है। ऑब्जर्व करते समय रिसर्चर जो सेलेक्ट बिहेवियर का विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे पूर्व में चयनित व्यवहारों का जब भी विघटित होते हैं, टैली लगाकर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके लिए वह एक शॉर्ट हैंड या मतलब कुछ सिंबल्स या फोटोग्राफ या वीडियो रिकॉर्ड का यूज करता है। फिर आता है डाटा का एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन के पश्चात या ऑब्जर्व करने के बाद साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो भी रिकॉर्ड तैयार करते हैं उसका एनालाइज करते हैं। एनालिसिस इस तरीके से करते हैं कि उसे कुछ उसका मीनिंग निकाला जा सके। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक स्किल होती है। एक कुशल प्रेक्षक जानता है कि किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वह किसका प्रेक्षण करना चाहता है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ तक और कब तक करना होगा। ऑब्जर्वेशन कर अभिलेख किस रूप में तैयार किया जाएगा, और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का एनालिसिस किस मेथड द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप है। प्रकृतिवाद बनाम नियंत्रित प्रेक्षण, यानी कि नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है, यानी कि जब ऑब्जर्व हम कोई चीज कर रहे हैं वो नेचुरल सिचुएशन में या जो रियल वर्ल्ड है उसमें किया जाता है, तो उसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो सिचुएशन को न तो उसमें कोई मतलब मैनिपुलेशन करता है और न उसमें कंट्रोल करता है। जैसी चीजें होती हैं वो उसे वैसा ही ऑब्जर्व करता है। जैसे कि हॉस्पिटल है, घर है या स्कूल है, जिनमें देखभाल करने वाले केंद्र वाले आदि स्थानों पर किया जा सकता है। यद्यपि कई बार आपको कुछ ऐसे फैक्टर को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है जो बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, परंतु वे आपके स्टडी का पॉइंट नहीं होते। इसलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं, यानी कंट्रोल कंडीशन में किए जाते हैं। जैसे कि धुआं मात्र कंट्रोल कंडीशन में ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरह ऑब्जर्वेशन जो है वो कंट्रोल कंडीशन या लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन के नाम से जाने जाते हैं, और वास्तव में ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल के प्रयोगों में प्राप्त होते हैं या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। फिर आता है कि असहभागी बनाम सहभागी, यानी पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वेशन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो आप किसी व्यक्ति या घटना का ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो दूर से कर रहे हैं। दूसरा कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो उस ग्रुप का एक सदस्य बनकर उसका ऑब्जर्वेशन करें। तो जैसे एक कोई जो ऑब्जर्वर है वो किसी में व्यक्ति द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसे यह मालूम नहीं होना चाहिए कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। जैसे जो ऑब्जर्वर है वो कहीं दूर बैठ के मतलब उसी चीज से, या कहीं से कोई बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और उनका व्यवहार का अध्ययन करना है, तो वो पार्क से दूर बैठ के जहाँ से आसानी से दिखाई दे रहा है वहां उनका व्यवहार ऑब्जर्व करता है। इससे क्या है
कि जो बच्चे खेल रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। आप चाहें तो जैसे वीडियो कैमरा लगाकर सारे जो एक्टिविटी है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप बाद में देख सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि व्यक्ति को मतलब ये पता नहीं होता कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। मतलब जैसे सॉरी मतलब व्यक्ति जो है वो उसमें शामिल नहीं होकर दूर से ही ये देख रहा है कि कौन कैसे गतिविधि कर रहा है। फिर आता है एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या मतलब जो भी जिनपे स्टडी करनी है उनके साथ मिलकर ये देखता है, उनके साथ काम करके ये देखता है कि वो कैसे कोई गतिविधियां कर रही हैं। जैसे कि इंडिया की जो ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर एक टीचर या फिर विद्यार्थी के रूप में स्कूल में प्रेजेंट रहता है और शिक्षक या विद्यार्थी के रूप में होने वाली जो एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करता है। इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर को जो ग्रुप होता है उसके साथ में अच्छा रिलेशन बनाना होता है, जिससे कि ग्रुप के जो सदस्य है या मेंबर हैं उसे अपने ग्रुप के सदस्य के रूप में एक्सेप्ट कर लें। इसमें कुछ समय लगता है। फिर भी ग्रुप के साथ जो प्रेक्षक के शामिल होने की मात्रा उसके अध्ययन के केंद्र के आधार पर डिफरेंट होगी। ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन जो मेथड है इसका लाभ यह होता है कि इसमें रिसर्चर लोगों एवं उनके व्यवहारों का प्राकृतिक स्थिति जैसे वे घटित होती है में स्टडी करता है। हालांकि ऑब्जर्वेशन मेथड श्रम साध्य है, अधिक समय लेती हैं और ऑब्जर्वर के जो प्रेजुडाइज के कारण इसमें गलती होने का डर रहता है। हमारा ऑब्जर्वेशन या जो ऑब्जर्वेशन पे व्यक्ति पे कर रहे हैं या कि कोई सी इवेंट से रिलेटेड के बारे में हमारे जो वैल्यूज हैं या बिलीव्स हैं उससे प्रभावित होते हैं। आप इसे बहुप्रचलित कथन से परिचित होंगे। हम चीजों को उसी ढंग से देखते हैं जैसा कि हम स्वयं होते हैं, न कि चीजें कैसी होती हैं। अपने पूर्वाग्रह के कारण हम चीजों की व्याख्या भिन्न रूप में कर सकते हैं, न कि जैसे प्रतिभागी वास्तव में उसका अर्थ समझते हैं। इसलिए इस बात की सलाह दी जाती है कि जो प्रेक्षक है व्यवहार के घटित होने के समय ही उसका रिकॉर्ड तैयार कर ले, किंतु परीक्षण करते समय व्यवहार की व्याख्या न करें। मतलब रिपोर्ट उसी टाइम बना लें पर जब वो इसे ऑब्जर्व कर रहा है तो अपने जो ये व्यवहार है उसका एक्सप्लेन न करें। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड ये एक कंट्रोल्ड कंडीशन में दो इवेंट्स या दो वेरिएबल के बीच में कोज और इफेक्ट संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। कोई कार्य हो रहा है उसका क्या कारण है, कोजल रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है। यह सतर्कतापूर्ण संचालित प्रक्रिया है जिसमें एक फैक्टर में कुछ चेंज किए जाते हैं और किसी दूसरे फैक्टर पर उनके प्रभाव की स्टडी की जाती है, जबकि अन्य संबंधित कारक स्थिर रखे जाते हैं। प्रयोग में कारण वह घटना है जिसे परिवर्तित और प्रहसित किया जाता है। प्रभाव व्यवहार होता है जो प्रहसन के कारण परिवर्तित होता है। मतलब कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिनमें कोजल रिलेशनशिप भी देखा जाता है और ये कंट्रोल कंडीशन में होता है और अन्य जो सभी फैक्टर हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है। फिर होता है कि जो वेरिएबल हैं उनका कैसा कंसेप्ट होता है, परिवर्तन का कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिसर्चर दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो अब ये बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। कोई उद्दीपक या घटना जो बदलती रहती है या फिर इसके भिन्न भिन्न मान होते हैं वही वेरिएबल कहलाते हैं, इसलिए इसका मेजरमेंट किया जाता है और ये वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि लिखने के लिए आप जिस कलम का यूज करें या जो हमारे पास पेंसिल है वह एक वेरिएबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप की अलग अलग पेन पेंसिल हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये पेंसिल है, ये पेन है, ये पेन मेरे को मेरे स्टूडेंट ने वेदांत ने मतलब टीचर्स डे पे गिफ्ट किया है। थैंक यू। और अब कंटिन्यू करते हैं कि लेकिन कल में विभिन्न प्रकार
या आकार की और कलर की हो सकती हैं। ये सभी वेरिएबल हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो चेंज होते रहते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं वह एक वेरिएबल नहीं है, बल्कि उसका जो साइज है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के रूम्स हो सकते हैं सभी के। व्यक्तियों का जो हाइट है वो भी एक वेरिएबल है। सभी व्यक्तियों की हाइट अलग अलग होती है। इस प्रकार से डिफरेंट जिसपे जो प्रजाति के लोग होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। फिर युवा लोग विभिन्न रंगों से अपने बाल को कलरफुल कराते हैं। इस प्रकार जो है कि बाल का कलर है वो भी चेंज होता है और वो एक वेरिएबल है। इंटेलिजेंस भी एक वेरिएबल है। अनेक प्रकार के इंटेलिजेंस लेवल वाले हैं, जैसे किसी में हाई, किसी में मीडियम, किसी में लो लोग होते हैं। एक कक्ष में व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी एक परिवर्तन यानी कि वेरिएबल होती है, कि कोई जो बच्चा है क्लास में रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी चेंज होता रहता है। अतः वस्तुओं घटनाओं की मात्रा अथवा गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकते हैं। वेरिएबल अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ हम दो प्रकार के वेरिएबल की चर्चा करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसमें प्रहसन किया जाता है अथवा जिसे प्रयोग में रिसर्चर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि जिसमें जो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है, एक्सपेरिमेंटर चेंज कर सकता है। स्टडी के में रिसर्चर वेरिएबल के प्रभाव में किए गए परिवर्तन का प्रेक्षण या नोट तैयार करना चाहता है। रैटने और डार्नी ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था, में रिसर्चर धुएं के संबंध में आपातकाल की सूचना देने वाले व्यक्ति पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रभाव देखना चाहते हैं। लैटने और डार्नी ने जो दिया था एक्सपेरिमेंट, उसमें ये था कि एक रूम में मतलब दो तरीके के, पहले एक व्यक्ति होता है उसको ये कहा जाता है कि रूम में बैठा दिया जाता है और वहां से कुछ धुआं निकलता है। तो ये बताया जाता है कि भी कोई व्यक्ति एक ऐसे ग्रुप के साथ बैठा हो जहाँ उस रूम में अगर कोई और व्यक्ति बैठे हुए होते हैं और तब रूम में धुआं हो रहा है, तो वो जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देता, क्योंकि अन्य लोग भी नहीं दे रहे उसके साथ बैठे हुए हैं। जबकि कोई व्यक्ति अगर अकेला होता है और वो किसी ऐसी सिचुएशन को देख रहा है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर देता है। तो जैसे कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो चेंज करता रहता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करता रहता है। दूसरा आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया है उसका प्रभाव देखा जाता है कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसके बारे में रिसर्चर एक्सप्लेन करना चाहता है। यह मात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है और कुछ नहीं। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया जाता है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इंडिपेंडेंट परिवर्तन का कारण है, और जो मतलब डिपेंडेंट है वो है कि उसमें चेंज जो आ रहा है उसका प्रभाव देखा जाता है। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। किसी भी परिभाषा या मतलब दूसरे के बिना संभव नहीं है, दोनों एक चीज दूसरे से रिलेटेड हैं। रिसर्चर द्वारा सेलेक्ट किए जाने वाले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एकमात्र ऐसा चेंज नहीं होता तो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। किसी व्यवहारिक घटना में कई चेंजमेंट आते हैं या कई तरीके के वेरिएबल होते हैं, यह किसी कंटेक्स्ट में भी होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करना रिसर्चर की सैद्धांतिक रुचि के कारण ही किया जाता है। वास्तव में ऐसे बहुत से अन्य सार्थक अथवा बाह्य परिवर्तन यानी कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालते हैं, किंतु रिसर्चर उनके प्रभावों को जानने में रुचि नहीं रखता। ऐसे जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं या कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, को हम अपने प्रयोग में कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि रिसर्चर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य में कॉज और इफेक्ट रिलेशन को स्पष्ट कर सकें। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स। प्रयोगों में प्रायः एक से अधिक प्रायोगिक समूह और एक या अधिक कंट्रोल समूह होते हैं।
मतलब कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वह ग्रुप होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनाश्रित परिवर्तन यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए प्रस्तुत किया जाना है, और कंट्रोल ग्रुप एक तुलना या एक मतलब कंपेयर ग्रुप होता है जो कि प्रहस्तित परिवर्तन को छोड़कर शेष अन्य दृष्टियों से जो प्रायोगिक समूह की तरह ही होता है। जैसे कि डार्ले और लैटने का स्टडी है, उसमें दो कंट्रोल ग्रुप होते हैं, मतलब दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। जैसे कि इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स 3 कक्षा में भेजे गए थे। एक कक्षा में कोई भी उपस्थित नहीं था, वो हो गया कंट्रोल ग्रुप। अन्य 2 कक्षा में 2 व्यक्ति बैठाए गए थे, वो हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक समूह को यह इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कमरे में धुआं भरने पर भी कुछ नहीं करना था, और दूसरे ग्रुप को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। कंट्रोल ग्रुप की जो परफॉर्मेंस की तुलना में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से की गई थी, मतलब एक कंट्रोल ग्रुप है उसमें कितना परफॉर्मेंस किया जा रहा है और एक जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसकी क्या परफॉर्मेंस हो रही है, इसमें कंपेयर किया गया। जैसा कि स्टडी में पाया गया कि कंट्रोल ग्रुप ने प्रतिभागियों में आपातकाल के संबंध में सबसे अधिक इंफॉर्मेशन दी। प्रथम प्रायोगिक समूह जिसमें प्रतिभागियों को कोई निर्देश नहीं दिया गया था, तथा द्वितीय प्रायोगिक समूह जिसमें वह अपने मतलब जो अभिसंगी वाला समूह, जो दूसरे व्यक्ति उससे जिनको वह नहीं जानता था वाला समूह था, ने आपातकाल के बारे में बहुत कम सूचना दी। तो मतलब कि जब वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है या जो कंट्रोल ग्रुप होता है, वो प्रतिभागियों ने जो एक सिचुएशन आती है जिसमें मतलब पूरे रूम में धुआं हो जाता है, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, जिसको ये कि मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर जिसको ये कहा जाता है कि भाई अंदर जो भी हो रहा है उसके साथ और स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो फिर वो व्यक्ति भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। किसी प्रयोग में प्रायोगिक प्रहसन के अतिरिक्त प्रायोगिक और नियंत्रित समूह के लिए अन्य दशाएं स्थिर रखी गई है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के लिए जो अन्य सभी सिचुएशन होती हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है, और उन सभी रिलेशन या वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि जिस गति से कक्षा में धुआं आना शुरू हुआ है, या कक्ष में धुएं की समग्र मात्रा क्या है। कक्ष में भौतिक और अन्य प्रकार की सुविधाएं तीनों समूह के लिए एक समान थी। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में प्रतिभागियों का वितरण रैंडम असाइन किया जाता है, तथा सभी के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति के किसी भी समूह में सेलेक्ट होने की संभावना एक समान रहे। यह संभव है कि रिसर्चर एक समूह में सिर्फ पुरुषों को और दूसरे समूह में सिर्फ महिलाओं को रखें। जो परिणाम उसको स्टडी में मिलेगा वह एक्सपेरिमेंटल का न होकर उसकी जो जेंडर डिफरेंस के कारण होगा। प्रायोगिक अध्ययनों यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में सभी संबंध जो सार्थक वेरिएबल यानी सिग्निफिकेंट वेरिएबल जो स्टडी के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, उनका कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। बायोलॉजिकल वेरिएबल जिसमें उसको कोई एंजाइटी है या उसको इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी है वो। परिस्थितिजन्य यानी सिचुएशनल जिसमें जो हमारे एनवायरनमेंट से वेरिएबल आ रहे हैं जो प्रयोग करते समय एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कोई भी नॉइज हो गई, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और अनुक्रमिक परिवर्तन। जब प्रयोग के प्रतिभागी का परीक्षण विभिन्न दशाओं में किया जाता है तो अनुक्रमिक परिवर्तन सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। विभिन्न दशाओं के प्रति सेंसिटिविटी के परिणाम स्वरूप फटीग का या प्रैक्टिस का जो इफेक्ट है वो हो जाता है, और स्टडी के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, और कंक्लूजन को एक्सप्लेन करने में काफी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करना या एक्सटर्नल वेरिएबल पर कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए रिसर्चर ने कई टेक्निक का यूज किया है। जैसे प्रयोग का लक्ष्य बाह्य परिवर्तनों को कम करना होता है, जो एक्सटेनियस वेरिएबल होता है उनको कम करना होता है, इसलिए
इस समस्या से मुक्त होने का उत्तम तरीका होता है कि जो लेबोरेटरी कंडीशन में ऐसे वेरिएबल को निरसन करना होता है। जैसे कि जो प्रयोग होता है उसमें बाहर से नॉइज़ नहीं आना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। और जो कंडीशन होती है वो ऐसी कंडीशन होती है यानी वातानुकूलित कक्ष होना चाहिए और ध्वनि और तापमान के प्रभाव जो है वो उस पे ताकि प्रभाव नहीं डालें। निरसन सर्वदा संभव नहीं होता, मतलब हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उनका प्रभाव स्थिर रहे, कांस्टेंट कांस्टेंट रहे पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिससे पूरी प्रायोगिक दशा में उनका प्रभाव एक सा बना रहे। जैसे कुछ फैक्टर होते हैं, पर्सनल फैक्टर, जैसे कि किसी चीज़ को लेके उसका फियर कितना है, कोई काम करने के लिए मोटिवेशन कितना है, या जो उसका बैकग्राउंड है, जैसे वो रूरल एरिया से है, अर्बन एरिया से है, या उसकी क्या कास्ट है, या सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, कि कंट्रोल करने के लिए इसको भी शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में दो ग्रुप को प्रासंगिक परिवर्तन के आधार पर सम्मान कर दिया जाता है और जो प्रयोग है वो डिफरेंट सिचुएशन में पार्टिसिपेंट्स हैं सुमेल समेल युग्मों को लेते हुए, और जो वेरिएबल है उनको कांस्टेंट रखा जाता है। गर्म प्रभाव को कम करते हुए करने के लिए काउंटर ट्रांसफेरिंग या मतलब प्रति संतुलनकारी तकनीक अपनाई जाती है। काउंटर बैलेंसिंग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें दो कार्य करने को दिए गए हैं। रिसर्चर चाहे तो कार्यों को क्रम को चेंज कर सकता है और वो ग्रुप के आधे प्रतिभागी को पहला कार्य और आधे को दूसरा कार्य दे सकता है, जबकि शेष आधे को जो है वो पहले जो उनको जो काम करना है उसमें पहले वाला काम और उसको उसके बाद में दूसरे वाला काम ऐसे दे सकता है। मतलब कि किसी ग्रुप को तो पहले ए काम देना और किसी ग्रुप को पहले बी काम दिया जाता है। विभिन्न समूहों में जो पार्टिसिपेंट्स के रैंडम असाइनमेंट से समूह के बीच में विभवपूर्वक व्यवस्थित अंतर समाप्त हो जाते हैं। किसी भी सुअभिकल्पित प्रयोग की शक्ति यह होती है कि वह दो या दो से अधिक परिवर्तियों को मध्य कार्य करने यानी कॉजल रिलेशनशिप को प्रमाण दे सकता है। तथापि प्रयोग जो है प्राय बहुत कंट्रोल कंडीशंस में से किए जाते हैं। इनकी आलोचना इस बात से होती है कि वास्तविक व्यवहार में नहीं होते। प्रयोग ऐसे परिणाम प्रदान करते हैं जिनका ठीक से जनरलाइजेशन नहीं हो पाता और वे रियल सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में इनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इनकी एक और सीमा होती है कि यह सर्वदा संभव नहीं होगा क्योंकि किसी समस्या विशेष का अध्ययन हमेशा लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कि बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल और उसका न्यूट्रिएंट्स जो ले रहा है उसकी कमी का अगर प्रभाव देखना है तो ऐसे लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी को भूखा रखना मोरल रूप से गलत होता है। और तीसरी समस्या यह है कि समस्त प्रासंगिक परिवर्तियों को जानना और उन्हें कंट्रोल करना कठिन होता है। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, रेलिवेंट और रेलिवेंट वेरिएबल होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमने देखा कि ये एक्सपेरिमेंटल में जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है उनके फंक्शन। अब हम बात करेंगे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। कई बार लेबोरेटरी में स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी सिचुएशन में रिसर्चर फील्ड या फिर जो नेचुरल सिचुएशन होती है उसमें जाता है और वहाँ बिहेवियर जो रियल में होता है उसको देखता है। इसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो रिसर्चर यह जानना चाहता है कि किस मेथड से छात्रों में अधिक अधिगम होगा या लर्निंग अच्छी होगी, लेक्चर मेथड अथवा करके दिखाने की विधि। जैसे कि जो रिसर्चर है वो ये जानना चाह रहा है कि बच्चे किस में अधिक सीखते हैं, किससे अच्छे ज़्यादा लर्निंग होती है, लेक्चर मेथड से या फिर लर्निंग बाई डूइंग से। इसलिए रिसर्चर के लिए यह जरूरी होगा कि वह स्टडी स्कूल में ही संपन्न करे या अपनी जो रिसर्च है उस स्कूल में ही करे उसे। रिसर्चर प्रतिभागियों के दो समूहों का चयन कर लेता है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके दो ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता है। रिसर्चर प्रतिभागियों के दो समूह का चयन कर सकता है। कुछ समय तक एक समूह को करके दिखाने की विधि द्वारा पढ़ाए तथा दूसरे समूह को व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाए। मतलब कि ऐसा जैसे कि दो ग्रुप बना लिए जिसमें कि एक ग्रुप को लर्निंग बाय डूइंग से मतलब चीज़ें सिखाई जाए और दूसरे को लेक्चर मेथड द्वारा।
और ऐसे ही अध्यापन के अंत में जब उन्हें स्टडी हो जाए उनकी, उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस कितनी हुई है उसको कंपेयर करते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों में प्रासंगिक प्रवृत्तियों पर कंट्रोल प्रयोगशाला प्रयोग की अपेक्षा कम होता है। मतलब इसमें जो एक्सटेनिश वेरिएबल है हमारे, उन पर मतलब हम कम कंट्रोल कर पाते हैं। इसमें समय भी अधिक लगता है और महंगा भी पड़ता है। बहुत से ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका प्रहसन प्रयोगशाला में संभव नहीं हो पाता, जिनको मतलब लेबोरेटरी में कंडक्ट नहीं किया जा सकता कंट्रोल, मतलब उनको लेबोरेटरी में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर कोई भूकंप में अनाथ हुए बच्चे पर भूकंप के प्रभाव की स्टडी करनी है, तो हम ऐसे सिचुएशन में लेबोरेटरी में मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं बना सकते। ऐसी सिचुएशन में रिसर्चर जो है वो क्वासी एक्सपेरिमेंट विधि को अपनाता है। ऐसे जो प्रयोग होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिलेक्शन किया जाता है, न कि उसे चेंज किया जाता है। जैसे कि बात करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम ऐसे बच्चों को रखेंगे जो कि भूकंप में अनाथ हो गए थे, और कंट्रोल ग्रुप में उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने भूकंप का अनुभव तो किया किंतु माता पिता से बिछड़े नहीं हैं। इस प्रकार जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में जो प्राकृतिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले समूहों का उपयोग करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रहस्तित करने का प्रयास किया जाता है और एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का निर्माण किया जाता है। मतलब कि जो क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम जो अपने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनका रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को फील कर चुके, वो वही व्यक्ति होंगे और उन्हें ही सेलेक्ट करना होगा हमें। फिर आता है कोरिलेशन मेथड। साइकोलॉजिकल स्टडी में हम प्राय पूर्व कथन करने के लिए या प्रिडिक्शन करने के लिए दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ये जानने में है कि क्या स्टडी समय की मात्रा या विद्यार्थी की जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उससे रिलेटेड है, कि बच्चा जितनी देर स्टडी कर रहा है उसका उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, मतलब रिलेटेड है या नहीं है। इस मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड से इसलिए अलग बताया गया है क्योंकि इसमें आपको स्टडी के समय का न तो प्रहसन करना है और न ही उपलब्धि पर उसका प्रभाव देखना है। आप मात्र दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं, जिससे आप यह जान सकें कि या दोनों में कोई एसोसिएशन है या कोरिलेशन है या नहीं है। दोनों वेरिएबल में संबंध की शक्ति एवं दिशा के गणितीय लब्धांक द्वारा प्रस्तुत होती है। मतलब कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो +1 से -1 तक होती है। +1 का मतलब होता है कि पॉजिटिव रिलेशन है, -1 का मतलब है नेगेटिव रिलेशन है, 0 का मतलब कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से कोरिलेशन कोएफिशिएंट 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जब एक वेरिएबल का मान बढ़ेगा तो दूसरे वेरिएबल का मान भी बढ़ेगा। उसी प्रकार जब एक वेरिएबल का मान घटेगा तो दूसरे वेरिएबल का मान भी घटेगा। ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। और जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वो होगा जीरो कोरिलेशन। इस प्रकार के एसोसिएशन को धनात्मक अंक द्वारा दर्शाया जाता है कि जो स्टडी और उसके अचीवमेंट के बीच जितना ही सिग्निफिकेंट एसोसिएशन होगा वह उसके जैसे +1 को इंडिकेट करेगा, और जैसे अगर नेगेटिव में उसके कोरिलेशन आ रहा है तो वो उसके नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाएगा। जैसे कि एक x का मान बढ़ता है वैसे ही दूसरे जो वेरिएबल है y का मान कम होता है, तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। a का मान बढ़ने से दूसरे का मान कम हो रहा है। फिर बात करते हैं कि सर्वे रिसर्च की। अपने जैसे हमने पढ़ा है कि समाचार मतलब जो न्यूज़पेपर में और जो दूरदर्शन पर देखा होगा कि चुनाव के समय यह जानने के लिए सर्वे किया जाता है कि जो वोटर हैं वो किस राजनीतिक दल विशेष को वोट देंगे अथवा वे किस प्रत्याशी विशेष के पक्ष में हैं। मतलब सर्वे किया जाता है। तो सर्वे रिसर्च में लोगों की मत उनके क्या विश्वास हैं
अभिवृत्ति उनका क्या एटीट्यूड है और सामाजिक तथ्य यानी कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसका मुख्य सरोकार प्रारंभ में विद्यमान वास्तविकता अथवा मूल्य रेखा का पता लगाना होता है। ये भी जैसे बोलते हैं एग्जिट पोल आ रहे हैं तो कि उन्होंने सर्वे किया और सर्वे से जो उन्हें डाटा मिला उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला होता है। इसलिए इसका उपयोग फैक्ट्स को प्राप्त करने के लिए किया गया था। जैसे एक अवधि विशेष में साक्षरता की दर यानी लिटरेसी रेट, धार्मिक सहसंबंध संबंधता, जो समूह विशेष के सदस्यों का जो आय स्तर है उसके बारे में। इसका उपयोग परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के प्रति लोगों की क्या एटीट्यूड है, पंचायती राज की संस्थाओं का जो हेल्थ है या जो एजुकेशन है या स्वच्छता की आदि से जो रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं उनके संचालन के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए अ, करने के लिए प्रति लोगों के एटीट्यूड जानने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि अब इसमें परिष्कृत तकनीकों का भी उपयोग होता है जो विविध प्रकार के कारण कार्य संबंधों का पूर्व अनुमान करने में सहायता करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान यानी कि सर्वे रिसर्च इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकों का यूज करती हैं। इन तकनीकों में व्यक्तिगत साक्षात्कार इंडिविजुअल का इंटरव्यू, क्वेश्चनियर सर्वे, टेलीफोनिक सर्वे और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आते हैं। यहाँ इन तकनीकों के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब कि इंडिविजुअल इंटरव्यू। लोगों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसका यूज विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। एक डॉक्टर इससे अपने जो क्लाइंट के विषय में इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। एक नियोजक अपने भावी कर्मचारी से मिलते समय इसका उपयोग करता है तथा एक बिक्रीकर्ता यह जानने के लिए कि गृहिणी से साक्षात करता है कि वह एक ब्रांड विशेष के साबुन का ही यूज क्यों करती है। दूरदर्शन पर हम मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर इंटरव्यू करते हुए बहुत बार देखा है। इंटरव्यू में होता क्या है, हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो कि प्रश्न पूछता है वो साक्षात्कारकर्ता होता है और जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो साक्षात्कारदाता होता है। मतलब एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है और जो उन क्वेश्चन के आंसर देता है वो होता है इंटरव्यूवी। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। मतलब इसका एक पर्पस होता है जिससे तथ्यपरक सूचनाएं अभिमत तथा अभिवर्ती और व्यवहार विशेष के कारण आदि प्रतिक्रियाओं दाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। यह आमने सामने किया जाता है किंतु कभी कभी यहाँ टेलीफोनिक भी किया जा सकता है। मुख्य रूप से इंटरव्यू दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। इसको स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज कहा जाता है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। यह अंतर इस बात पर बेस होता है कि हमने इंटरव्यू के पहले कैसे तैयारी की है। हमें इंटरव्यू के समय प्रश्न पूछने होते हैं इसलिए प्रश्नों की सूची पहले से ही बना लेना जरूरी होता है। इस सूची को यानी इस लिस्ट को इंटरव्यू लिस्ट कहा जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न स्पष्ट रूप से एक सीक्वेंस में अनुसूची में एक जो है सीक्वेंस में लिख लिए जाते हैं। इंटरव्यूअर को प्रश्नों की शब्दावली में अथवा उनसे जो पूछे जाने के क्रम में कोई चेंज करने की इंडिपेंडेंसी नहीं होती। कतिपय दशाओं में उन प्रश्नों की जो रिस्पॉन्सेज भी पहले से ही उल्लेखित रहते हैं। इन्हें अमुक्त प्रश्न कहते हैं। मतलब कि इसके जो आंसर होते हैं वो जैसे लिमिटेड ही आंसर होते हैं जो पहले से लिखे हुए होते हैं और वही रिस्पॉन्स है तो उनका करेक्ट आंसर माना जाता है। फिर आता है कि इसके विपरीत बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है जो रिसर्चर हैं वो पूछे जाने वाले प्रश्नों प्रश्नों की शब्दावली यानी कि जो वोकैबुलरी है और प्रश्नों के पूछे जाने के जो सीक्वेंस है उसमें चेंज करने के लिए स्वतंत्र होता है क्योंकि जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं पूर्व उल्लेखित नहीं होते। इसलिए प्रतिक्रियादाता यानी कि जो इंटरव्यूवी है वो जैसे चाहता है वैसे उत्तर देता है। मतलब ओपन एंडेड होता है। इसे मुक्त प्रश्न कहते हैं। जैसे कि
कोई रिसर्चर किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के स्तर के संबंध में जानना चाहता है तो वह पूछ सकता है कि आप कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। तो इंटरव्यू जैसा चाहे उस वैसे उसे उत्तर दे सकता है। किसी इंटरव्यू में जो पार्टिसिपेंट्स की निम्न संयुक्ता साक्षात्कार दशा में हो सकती है। व्यक्ति से व्यक्ति इस दशा में एक साक्षात्कारकर्ता किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है। मतलब कि इंडिविजुअल जब इंटरव्यू होता है तो इसमें इंटरव्यूअर एक बार में एक ही इंटरव्यू के साथ में इंटरव्यू लेता है। व्यक्ति के समूह में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इंटरव्यूअर व्यक्तियों के ग्रुप का इंटरव्यू लेता है और इसका एक इन फोकस ग्रुप में कैसे जो विचार विमर्श हो रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है। समूह से व्यक्ति यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका एक समूह होता है, किसी एक सिंगल पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि हम कोई भी जॉब का हमारा होता है तो उसमें एक पूरा पैनल बैठा होता है और एक इंडिविजुअल के साथ में एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया जाता है। पूरा पैनल इंटरव्यू लेता है जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं और इंटरव्यू ओनली वन होता है। समूह से समूह, ऐसी सिचुएशन में जो इंटरव्यूअर हैं का एक ग्रुप इंटरव्यू के एक ग्रुप का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू करना एक स्किल है जिसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता यह जानता है कि प्रतिक्रियादाता को कैसे सहज रखकर इष्टतम उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति जिस प्रकार उत्तर देता है उसके प्रति इंटरव्यूअर संवेदनशील रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक सूचना देने के लिए खोजबीन करता है। मतलब उसने जो आंसर दिया है और उसी चीज से रिलेटेड उसे और क्वेश्चन पूछने हैं तो इंटरव्यूअर उसी वे में उससे और क्वेश्चन पूछता है ताकि पूरी इंफॉर्मेशन ली जा सके। साक्षात्कार सूचनाओं को गहराई से प्राप्त करने में सहायता करता है। यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल और अनुकूलित होता है और इस विधि का यूज प्राय तब किया जाता है जब कोई अन्य विधि संभव अथवा पर्याप्त नहीं हो। इसका उपयोग बच्चों के लिए और अशिक्षितों के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछने होते हैं तो जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनसे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो पढ़े हुए लिखे नहीं है उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरव्यूअर जान सकता है कि क्या प्रतिक्रियादाता प्रश्नों को समझता है, क्या उन्हें रिपीट करने की जरूरत है। यद्यपि इंटरव्यू में समय लगता है, प्राय किसी एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में 1 घंटे या इससे अधिक का समय लग सकता है जो लागत प्रभावी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनियर सर्वे। क्वेश्चनियर की बात करते हैं तो क्वेश्चनियर सर्वे प्राप्त करने की सबसे प्रचलित, साधारण, बहुमुखी और अल्प लागत वाले आत्म संवाद विधि है। इसमें एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों का सेट होता है। इसमें जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनको या जो पार्टिसिपेंट हैं जिनसे मतलब जिनका से हम मतलब क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिनसे हमें डाटा लेना है, वो प्रश्न को पढ़ता है और कागज पर उत्तर लिखना पड़ता है, न कि इंटरव्यूअर को मौखिक उत्तर देना होता है। यह लगभग अति संरचना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जैसा होता है। प्रश्नावली को व्यक्तियों के एक समूह में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और रिसर्चर को लौटा देते हैं या फिर डाक के थ्रू भी भेजा जा सकता है। क्वेश्चनियर में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। मुक्त प्रश्न में जो रिस्पोंडेंट है या मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो कुछ भी उत्तर दे सकता है, यानी कि जो ओपन एंडेड है उसमें रिस्पोंडेंट कुछ भी उत्तर दे सकता है, वह ठीक समझता है। अमुक्त यानी क्लोज एंडेड में प्रश्नों में प्रश्न तथा उनके जो संभावित उत्तर जो पॉसिबल आंसर होते हैं वही देने होते हैं और रिस्पोंडेंट को सही उत्तर का चुनाव करना होता है, सेलेक्ट करना होता है ऑप्शंस में से। और मुक्त प्रश्नों की प्रतिक्रिया के उदाहरण जैसे कि हाँ, नहीं, सही, गलत या कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ही सिलेक्ट करने होते हैं। मेजरमेंट के संबंध में एक कथन दिया रहता है कि जो प्रतिक्रियादाता अपना मत 3 अंक या सहमत, असहमत, कभी-कभी ऐसे अपने आंसर कर सकता है। कुछ सिचुएशन में प्रतिक्रियादाता जो रिस्पोंडेंट है अपनी पसंद के क्रम में बहुत सी चीज़ों को एक रैंक में बना लेता है। क्वेश्चनियर का उपयोग बैकग्राउंड रिलेटेड
एक डेमोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास्ट से रिलेटेड, उसके जो बिहेवियर हैं या उसके एटीट्यूड हैं, फिर उसके अभिमत या किसी विशेष विषय के ज्ञान के, यानी कोई भी ऐसी उसको नॉलेज है या व्यक्तियों की जो एक्सपेक्टेशन होती है और उसकी एस्पिरेशन है किसी चीज़ को लेके, उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। कभी-कभी सर्वे डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर यानी कि क्वेश्चनेयर है वो डाक सर्वे द्वारा भी किया जाता है। डाक द्वारा भेजी गई जो क्वेश्चनेयर है उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों से रिस्पॉन्सेज़ कम मिल पाता है। नेक्स्ट आता है टेलीफ़ोन सर्वे। टेलीफ़ोन सर्वे द्वारा भी किए जाते हैं, मतलब कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो टेलीफ़ोन सर्वे द्वारा भी किए जाते हैं और आजकल मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के थ्रू या मतलब ऐसे कोई एक मतलब क्वेश्चनेयर रेडी करके ईमेल के थ्रू भी सेंड किए जाते हैं। द्वारा विचारों को जानने के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। अब जो टेलीफ़ोनिक सर्वे में टाइम कम लगता है और रिस्पोंडेंट इंटरव्यूअर को नहीं जानता, इसलिए अपने जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं में एक मतलब ऐसा कि चलो एक फॉर्मेलिटी के टाइप समझ के वो उसमें असहयोग की भावना, अनिच्छा और स्थायी उत्तर देने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। मतलब वो सोचता है कि मैं जब जानता ही नहीं तो क्यों ढंग से क्वेश्चन में पढ़े जाएँ। बस चलो किसी ने भेजा है फॉर्मेलिटी के लिए उसको पूरा कर दूँ। उसका मन नहीं होता, तो बस ऐसे ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन देख के उनके आंसर टिक कर देता है और वापस मतलब कंप्लीट करके भेज देता है। एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि जो प्रतिक्रियादाता है, प्रतिक्रिया न देने वालों से मतलब उसकी जो आयु है यानी एज है, उसका जेंडर है या जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। उससे अभिन्नत परिणाम मिलने की संभावना बनी रहती है। ऑब्जर्वेशन मेथड की चर्चा हमने जैसे पहले की है, तो ऐसे ही सर्वे करने हेतु इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक विधि की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉफिट होते हैं। रिसर्चर को किसी विधि विशेष का सिलेक्शन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सर्वे विधि के कुछ लाभ होते हैं। प्रथम बात करें तो हजारों व्यक्तियों से शीघ्रतापूर्वक और दक्षतापूर्वक वह जल्दी से और एफिशिएंसी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, हम सर्वे के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जो सर्वे जल्दी से किया जा सकता है, इसलिए नए मुद्दों के उत्पन्न होने के साथ ही उन पर जनमत प्राप्त किया जा सकता है। सर्वे की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वे ऐसा मेमोरी की गड़बड़ी से कर सकते हैं या फिर जो रिसर्चर को नहीं बताना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर उनकी जो वास्तविक विचार क्या हैं, वे कैसा विश्वास करते हैं या फिर लोग कभी-कभी वैसे रिस्पॉन्स भी दे देते हैं जो रिसर्चर जानना चाहता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मूल्यांकन प्रारंभ से ही साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण विषय रहा है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट ने विभिन्न मानवीय विशेषताओं जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट या एटीट्यूड, वैल्यूज, एजुकेशन, अचीवमेंट, इन सब के बारे में कई इवैल्यूएशन हेतु विभिन्न परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इन टेस्ट का यूज़ विभिन्न मतलब बहुत सारे एम होते हैं, कोई पर्पस होता है, जैसे कि पर्सनल सिलेक्शन हो गया या किसी भी ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए या डायग्नोस करने के लिए। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात है या काउंसलिंग के लिए क्लिनिक है, इंडस्ट्री में है या मिलिट्री में है, उनमें सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्या आपने कभी किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट को किया है? यदि किया है तो आपने देखा होगा कि एक टेस्ट में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें अपनी संभावित प्रतिक्रियाओं के साथ में एक आई मतलब संभावित प्रक्रियाओं के साथ एकांश कहा जाता है, मतलब उन्हें आइटम्स कहा जाता है जो किसी मानव विशेषता या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। यहाँ मैं यह महत्वपूर्ण है कि जिस विशेषता के लिए टेस्ट की रचना की गई है उसको स्पष्ट रूप से तथा बिना किसी अर्धद्वंद यानी कि उसमें जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसे परिभाषित किया जाना चाहिए और सभी जो आइटम्स हैं उसी विशेषता से संबंध होने चाहिए उसके। आपने यह भी देखा होगा कि टेस्ट किसी आयु वर्ग विशेष के लोगों के लिए होता है। प्रश्नों का उत्तर देने की निश्चित समय सीमा हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। टेक्निकली रूप से साइकोलॉजी
कल टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव टूल्स होते हैं जिसका यूज मेंटल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंध में किसी व्यक्ति की सिचुएशन के इवैल्यूएशन करने में किया जाता है। इस डेफिनेशन में देखें तो दो चीज बहुत जरूरी है कि एक ऑब्जेक्टिविटी और एक उसका स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक रिसर्चर एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट को एक ही ग्रुप के सदस्यों को दें तो दोनों ही समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग एक ही प्रकार की वैल्यू या उसके मतलब मूल्य दिखाई देने चाहिए। जैसे कि इसमें कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए। एक टेस्ट को कंडक्ट कराने के बाद अगर दो अलग अलग रिसर्चर उसके जो रिजल्ट हैं या उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसके परिणाम समान आने चाहिए। किसी भी परीक्षण या टेस्ट के जो आइटम्स की वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए कि वह विभिन्न पाठकों को समान अर्थ का बोध कराए। ये नहीं कि वोकैबुलरी में मतलब डबल मीनिंग वाली हो कि कोई एक व्यक्ति उसका दूसरा मतलब समझ रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका दूसरा मतलब समझ रहा हो। तो कि उसका जो है मीनिंग वो सभी के लिए समान मीनिंग निकले। साथ ही टेस्ट का उत्तर देने वाले व्यक्ति के लिए आइटम का उत्तर देने संबंधी इंस्ट्रक्शन को पहले से ही उल्लेखन कर देना चाहिए। मैं कैसे तुम्हें इसके जो आइटम है इनके रिस्पॉन्स करने हैं इसके बारे में पहले से बता देना चाहिए। टेस्ट को देने की प्रक्रिया जैसे कि एनवायरमेंटल सिचुएशंस कैसी हैं या जो टाइम लिमिट है या फिर मतलब इंडिविजुअल टेस्ट है या ग्रुप टेस्ट है उसके बारे में बता देना चाहिए। और प्रतिक्रिया दाताओं यानी कि जो रिस्पोंडेंट है उनकी जो रिस्पॉन्स की गणना करनी है कि उसकी कौन से मेथड से हम उसकी गणना करेंगे उसके बारे में भी पहले ही बता देना चाहिए। अब टेस्ट की रचना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है तथा यानी कि मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके अंतर्गत आइटम्स के विस्तृत विश्लेषण यानी उसके एनालिसिस और उसके समग्र परीक्षण के लिए रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है और नॉर्म्स होते हैं। टेस्ट की रिलायबिलिटी का संबंध दो भिन्न अवसरों पर एक ही टेस्ट पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। जैसे कि रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स मतलब किसी व्यक्ति पर एक टेस्ट कंडक्ट किया गया और वही टेस्ट उस व्यक्ति पर कुछ टाइम बाद किया गया और उसने उस पर भी वही स्कोर किया। तो मतलब कि एक ही जो टेस्ट है पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से मतलब वो टेस्ट अगर कुछ टाइम बाद किया जाता है या उसे कोई अल्टरनेटिव फॉर्म लगाया जाता है टेस्ट का तो उस पे जो वो स्कोर्स आ रहे हैं वो सिमिलर होने चाहिए, उसके उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक स्टूडेंट के एक ग्रुप को एक टेस्ट आज दिया और कुछ समय बाद मान लें कि जैसे 20 दिन बाद उन्हीं विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स को वही टेस्ट दोबारा दिया गया। टेस्ट के रिलायबल होने पर दोनों ही ओकेजन पर जो स्टूडेंट है उसके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उनमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसे हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की गणना करते हैं जो कि कालिक टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। उन्हीं व्यक्तियों पर प्राप्त जो स्कोर होता है उसके दो सेट के मध्य में कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्राप्त करके उसकी गणना की जाती है। दूसरी ओर हम इसमें एक स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी यूज करते हैं कि जैसे कि जो हमारा हमने एक सेट लिया है, ग्रुप लिया है, उस ग्रुप के आधे लोगों का टेस्ट पहले कर लिया गया मतलब आधे लोगों का टेस्ट अलग से किया, आधे लोगों का अलग से टेस्ट किया यानी स्प्लिट हाफ कर लिया और फिर उनके बीच में कंसिस्टेंसी देखी गई। तो ये हुआ स्प्लिट हाफ मतलब रिलायबिलिटी कि उनके स्कोर्स में कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है। यह टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी की मात्रा के बारे में बताती है। यह इस मान्यता पर बेस्ड होती है कि यदि आइटम समान क्षेत्र से रिलेटेड है यानी उनका एरिया सेम है तो उन्हें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए या कोरिलेटेड होना चाहिए। यदि वे अलग क्षेत्र से होंगे जैसे कि सेब और नारंगी तो वे कोरिलेटेड नहीं होंगे। इंटरनल कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए टेस्ट को दो समान भागों में मतलब जैसे सम और विषम या फिर पहले वाले मतलब पहले 20 आइटम्स फिर उसके बाद 20 आइटम्स ऐसे करके फिर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं और फिर कंसिस्टेंसी या मतलब उसकी रिलायबिलिटी चेक की जा सकती है। टेस्ट के उपयोग को योग्य
होने के लिए उसकी वैलिडिटी भी आवश्यक है। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी आना। वैधता का संबंध इस पर्सन से है कि क्या टेस्ट उस चीज का मापन कर रहा है जिसका मापन करने के लिए उसे बनाया गया है। आपने एक मैथमेटिकल अचीवमेंट टेस्ट बनाया, तो क्या वह टेस्ट मैथमेटिकल अचीवमेंट को मेजर कर रहा है या किसी भी लैंग्वेज के बारे में बता रहा है अलग से। तो जो चीज मेजर करने के लिए उस टेस्ट को बनाया है वह उस टेस्ट को मेजर कर रहा है या नहीं, ये हो गया वैलिडिटी। कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट तब माना जाता है जब टेस्ट के लिए कुछ नॉर्म्स डेवलप कर लिए जाते हैं। जैसे कि मतलब नॉर्म ग्रुप का एक सामान्य अथवा एक एवरेज परफॉर्मेंस होती है। टेस्ट विद्यार्थियों के एक बड़े ग्रुप को दिया जाता है। उनकी आयु या मतलब उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये किस स्थान पर रहते हैं के आधार पर एक एवरेज परफॉर्मेंस नॉर्म सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। इससे एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस के समूह के अन्य विद्यार्थियों के साथ कंपेयर करने में सहायता मिलती है। इससे किसी टेस्ट पर व्यक्तियों के प्राप्त लब्धांक की व्याख्या करने में भी हेल्प मिलती है। टेस्ट के प्रकार क्या क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट का वर्गीकरण भाषा, उसके देने की रीति और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है ये बेस पर किया जाता है। भाषा के आधार पर वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। वर्बल टेस्ट के लिए लिटरेसी होना जरूरी है क्योंकि आइटम किसी भाषा में ही लिखे जाते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में आइटम्स सिंबल्स या फिर पिक्चर्स द्वारा बनाए जाते हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीक्वेंस में रखना होता है। मतलब कि 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट जो होते हैं इसमें जो आइटम्स होते हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। उसमें लैंग्वेज पढ़नी है और उसका आंसर हमें लिख कर देना है या बोल कर देना है, तो इसमें लैंग्वेज मैटर करती है। जबकि नॉन वर्बल जो टेस्ट हैं उसमें कुछ भी सिंबल्स हो सकते हैं या पिक्चर्स हो सकती हैं जिनके हमें आंसर करने होते हैं। इसमें लैंग्वेज का यूज मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं करके एक सिंबल्स के थ्रू बताया जा सकता है या फिर पिक्चर्स के थ्रू। क्योंकि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं इसमें कुछ भी ब्लॉक डिजाइन करने हो गए जिसमें कि जो कोई वस्तु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सीक्वेंस में रखना हो गया। देने की रीति के आधार पर साइकोलॉजिकल टेस्ट को इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में डिवाइड किया गया है। रिसर्चर द्वारा इंडिविजुअल टेस्ट एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि ग्रुप टेस्ट अन्य अनेक व्यक्तियों को एक ही साथ दिया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट में रिसर्चर आमने सामने टेस्ट बांटता है और जो परीक्षार्थी होते हैं के सामने बैठकर जो रिस्पॉन्सेज नोट करता है। ग्रुप टेस्ट में आइटम से उत्तर देने के जो इंस्ट्रक्शन आदि टेस्ट पर लिखे होते हैं जिसे परीक्षार्थी पढ़ता है और उसी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देता है। टेस्ट देने वाला पूरे ग्रुप को निर्देशों को बताता है, जैसे कि मतलब जो टेस्ट कंडक्ट करा रहा है वो जो उसकी इंस्ट्रक्शन होती है वो पूरे ग्रुप को बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। जबकि जो इंडिविजुअल टेस्ट में अधिक समय लगता है परंतु बच्चों तथा भाषा न जानने वालों से रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल टेस्ट ही ज़्यादा बेस्ट तरीका माना गया है। ग्रुप टेस्ट देना इजी होता है और इसमें समय भी कम लगता है, इसलिए रिस्पॉन्सेज की कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं और रिस्पोंडेंट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त तरीके से मोटिवेट नहीं होता और कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है या रिस्पॉन्सेज दे सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट में भी ये क्लासिफाई किए गए हैं। स्पीड टेस्ट में एक टाइम की लिमिट होती है जिसमें परीक्षार्थी यानी जो मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो कोई सभी आइटम्स का उत्तर देना होता है। ऐसा टेस्ट व्यक्ति का जो मूल्यांकन उसके द्वारा आइटम्स के एक सही उत्तर देने में लिए गए समय के आधार पर किया जाता है। स्पीड टेस्ट में प्रत्येक आइटम की कॉम्प्लेक्सिटी की सीमा समान होती है। दूसरी ओर पावर टेस्ट में व्यक्ति की एक अंतर्निहित योग्यता यानी उसकी जो पावर है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए उसे पर्याप्त समय देकर किया जाता है और इन टेस्ट में क्या है कि कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। मतलब 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक स्पीड टेस्ट और एक पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट में होता है कि
व्यक्ति को कोई भी जो आइटम्स दिए गए हों वो जल्दी-जल्दी करने होते हैं। उसकी स्पीड मेज़र की जाती है कि भई उसने इतनी देर में कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर किए। जबकि पावर टेस्ट में है कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है, उसके अंदर जो पावर है, उसको मेज़र किया जाता है। उससे मतलब टाइम कि उसमें कोई लिमिट नहीं होती। बस क्वेश्चन का लेवल जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति छठे एकांश यानी कि 6th आइटम्स को हल करने में असमर्थ है, तो उसे आगे के आइटम्स को हल करने में कठिनाई होगी क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बढ़ा दी जाती है। यद्यपि जो शुद्ध रूप में जो स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट का निर्माण करना कठिन होता है। ये अब आता है रिसर्च और लोगों के विषय में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जो टेस्ट का यूज़ करते हैं हम वो रिसर्च और लोगों के बारे में जानने के लिए करते हैं। इसलिए टेस्ट का सिलेक्शन और उसका यूज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। रिसर्चर और जो डिसीज़न लेने वाले हैं, जो व्यक्ति को किसी एक टेस्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। टेस्ट में जो डाटा व्यक्ति उसकी जो बैकग्राउंड है या उसके इंटरेस्ट हैं या पहले की जो परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी शामिल होनी चाहिए। इंडिविजुअल स्टडी की बात करते हैं कि इंडिविजुअल स्टडी क्या होती है। इस विधि में एक व्यक्ति विशेष या किसी केस की गहराई से जानना चाहता है, यानी कि केस स्टडी भी कह सकते हैं हम। केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में इन डेप्थ जानना, स्टडी करना, जिसमें कि उसकी बर्थ से पहले तक बेबी से ये जो बच्चा पैदा कब हुआ था, जब कंसीव हुआ तो उस टाइम मदर की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कब कैसे पैदा हुआ था, सिज़ेरियन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी, हर तरीके की बारीक से बारीक नॉलेज जाननी होती है केस स्टडी में। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। केस स्टडी जो है योग्यताओं वाला एक व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि जो साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर है, तो उससे उसकी केस हिस्ट्री जानेंगे कि भई उसके जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और व्यक्तियों का एक ऐसा कुछ ग्रुप भी हो सकता है जिसमें बहुत सी विशेषताएँ समान हों, कि क्रिएटिविटी के बारे में, बी रवींद्रनाथ टैगोर थे वो ऐसे क्यों थी, महादेवी वर्मा ने ये उन्होंने ऐसे कैसे ये जो अचीवमेंट्स की कैसे की, तो उनके जो पूरा विवरण है उसके बारे में। किसी ने कोई चीज़ अच्छी की है या कोई खराब की है, तो उसकी पूरी स्टडी की जाती है। व्यक्तियों का हम अध्ययन करते हैं, तो वह अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, इसलिए उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी में अनेक विधियों का यूज़ करके विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियादाताओं से डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे इंटरव्यू से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये प्रतिक्रियादाता किसी न किसी रूप में व्यक्ति से रिलेटेड हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन की सहायता से, यानी कि जो इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, हम एक केस स्टडी करते हैं, उसकी सहायता से मनोवैज्ञानिक ने इमेजिनेशंस हैं या उसकी कोई भी आशा है, किसी चीज़ को लेके डर है या जो उसके कुछ फेयरफुल एक्सपीरियंस रहे हैं, पेरेंट्स द्वारा किए गए पेरेंटिंग पर रिसर्च कार्य किए हैं, जिनसे व्यक्ति की माइंड और बिहेवियर को समझने में हेल्प मिली है। व्यक्ति अध्ययन यानी कि जो केस हिस्ट्री से जो रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में कि उनकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है, उसके बारे में जानने को मिलता है। व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी जो है वो क्लिनिकल काउंसलिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनुसंधान का एक मूल्यवान उपकरण है। फ्राइड की सोच, जैसे कि साइको एनालिसिस की जो थ्योरी थी, उसका डेवलपमेंट किया गया। उसमें व्यक्तियों के विषय में ऑब्जर्वेशन और व्यवस्थित अभिलेख तैयार करने के कारण संभव हो सके, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार किया। उसी प्रकार पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में बताया कि अपने जो 3 बच्चों के पर ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने अपनी थ्योरी दी। ऐसे ही बच्चों की जो सोशलाइज़ेशन को कैसे समझा जाता है, और मिंटर ने और हिचकॉक ने कालापुर के राजपूत बच्चों के सोशलाइज़ेशन का केस स्टडी की। एस आनंद लक्ष्मी ने वाराणसी की बुनकर समुदाय में शैशवकाल के स्वरूप का अध्ययन किया। व्यक्ति अध्ययन व्यक्तियों के जीवन की गहराइयों का विस्तृत चित्रण प्रदान करते हैं। केस स्टडी जो है किसी भी इंडिविजुअल के इन डेप्थ के बारे में बताती है। यद्यपि व्यक्ति अध्ययनों के आधार पर सामान्यकरण करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। एकल व्यक्ति अध्ययनों में वैधता की
एक समस्या, एक चुनौती होती है। यह सजेशन दिया जाता है कि अनेक अन्वेषणों द्वारा विभिन्न स्रोतों की इंफॉर्मेशन को विविध रचना कौशल बहुल के उपयोग से एकत्रित करना चाहिए। डाटा कलेक्शन को सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। डाटा कलेक्शन की पूरी प्रोसेस में रिसर्चर को एविडेंस की एक चेन बनाए रखनी चाहिए, जिससे वह विविध प्रदत्त स्रोतों को अनुसंधान के प्रश्नों से रिलेट कर सके या उनको जोड़ सके। जैसा कि हमने देखा है कि कौन-कौन से मेथड की हम अपने सभी मेथड की अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए रिसर्चर ने यह से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी एक विधि पर डिपेंड न रहें और रियल सिचुएशन को जानने के लिए 2 या 2 से अधिक मेथड का यूज़ करें। यदि सभी विधियाँ एक से परिणाम दें, अर्थात सब एक ही परिणाम हो, तो निश्चित ही कोई सी बात कही जा सकती है। प्रदत्त विश्लेषण है कि डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि डाटा एनालिसिस के मेथड्स होते हैं और डाटा कैसे कलेक्ट करना है। उसके बाद रिसर्चर का दूसरा मेन काम होता है कि कंक्लूजन निकालना। उसके लिए डाटा एनालिसिस ज़रूरी होता है। हम प्रायः डाटा एनालिसिस के लिए 2 प्रकार के विधिपरक उपागमों का उपयोग करते हैं। ये है कि परिमाणात्मक और गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का यूज़ करते हैं। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव मेथड, मतलब क्वालिटेटिव मेथड नहीं, अच्छा, परिमाणात्मक, परिमाण मतलब क्वांटिटेटिव, कितनी उसकी मात्रा है। तो जब आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनेयर, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इन सभी में अमुक्त प्रश्न की एक श्रृंखला होती है, मतलब कि एक जो क्लोज टेस्ट होते हैं उनके बारे में बताया कि वो एक जो क्लोज टेस्ट होते हैं, इसका मतलब है कि इन का जो मेजर करने में जो क्वेश्चन है या उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो दिए गए होते हैं। ये रिस्पॉन्सेज मेजरमेंट के रूप में होते हैं, यानी मतलब मेजर किया जा सकता है। जैसे कि वे जो रिस्पॉन्स है उसकी कितनी पावर है, कितनी मात्रा है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि मतलब किसी 1 से लेके 10 तक की मतलब स्कोरिंग की गई है, तो 1 है तो कम है, 2 है तो वो थोड़ी-सी ज़्यादा है, ऐसे 5 है तो मीडियम है, 8 है तो वो स्ट्रॉन्ग है या हाई है, ऐसे कैटेगराइज़ करते हैं। प्रतिभागियों का कार्य होता है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करें। कभी-कभी उसमें सही और गलत रिस्पॉन्सेज़ हो सकते हैं। रिसर्चर प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान करता है और प्रायः 1 अंक सही उत्तर के लिए और 0 अंक गलत उत्तर के लिए। लास्ट में रिसर्चर इन सभी जो नंबर्स आते हैं उनको ऐड करता है और एक समग्र अंक प्राप्त करता है। और जो रेस्पोंडेंट ने उस या प्रतिभागी के उस गुण विशेष के लेवल को बताता है कि उसने कितना स्कोर किया, चाहे इंटेलिजेंस का स्कोर है या फिर उसकी एजुकेशन इंटेलिजेंस है, उसके बारे में बताता है। ऐसा करते समय रिसर्चर साइकोलॉजिकल जो क्वालिटी होती है उनको एक मात्रा के रूप में चेंज कर देता है और कंक्लूजन ज्ञात करने के लिए कंक्लूजन करने के लिए किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए उसका एम में क्या होता है कि रिसर्चर व्यक्ति के जो उसे कोई जो क्वेश्चन मिलता है कि जो उससे का ग्रुप होता है उससे कंपेयर करता है। तो एक कंपेयर ग्रुप होता है, तो जो ग्रुप होता है उससे कंपेयर किया जाता है। 2 समूह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंपेयर करता है, जैसे कि राम और श्याम 2 व्यक्तियों पर टेस्ट लगाया गया। व सेम एज ग्रुप है, सेम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वो, तो फिर उसमें अगर एक व्यक्ति का स्कोर 40 आ रहा है, एक का 60 आ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि 60 स्कोर वाले ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। फिर आता है कि मतलब 10वीं कक्षा में गणित के अंतर्गत जो सेंट्रल टेंडेंसी की विधि पर जिसमें मीन, मीडियन और मोड और जो इसमें वेरिएबिलिटी की मेथड होती है जैसे वेरिएंस है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस है, क्वार्टाइल डेविएशन है, उनके बारे में कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो सब हमने पढ़ रखे हैं। अब आता है क्वालिटेटिव, मतलब कि किसी भी विशेषता या उसके गुण के बारे में बताना। जबकि जो हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा उसमें उसकी जो मात्रा है उस पर फोकस किया जाता है। ये होगा गुणात्मक, मतलब कि क्वालिटेटिव। मानवीय अनुभव बहुत जटिल होते हैं। ये जटिलता उस समय समाप्त हो जाती है जब प्रश्नों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है। यदि अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई माँ
बच्चे के न रहने पर कैसा फ़ील करती है, तो आपको उसकी वह कहानी सुननी पड़ेगी जिससे आप समझ सकें कि वह अपने एक्सपीरियंस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती है और उसने अपनी इस पीड़ा को क्या नाम दिया है। इसके परिमाणीकरण के लिए किसी भी प्रयास से आप ऐसे अनुभव को ऑर्गेनाइज़ करने वाले सिद्धांत को नहीं समझा पाएँगे। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे किसी भी मात्रा में मेज़र नहीं कर सकते। ये इसका गुण है तो इसको हम क्वालिटी ही समझ सकते हैं इसकी। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे डाटा के एनालिसिस के लिए कुछ क्वालिटेटिव मेथड डेवलप किए। इनमें से एक विवरणात्मक विधि यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, जिसमें कि जो क्वेश्चन के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते हैं। जब रिसर्चर सहभागी परीक्षण यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की विधि या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का यूज करता है, तब प्रदत्त प्राय विवरणों के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि प्रतिभागी की शब्दावली में रिसर्चर के जो प्रेक्षण नोट हैं या फोटोग्राफ हैं या रिसर्चर द्वारा इंटरव्यू के साथ ली गई जो प्रतिक्रियाओं के विवरण और उसके टेप या वीडियो रिकॉर्ड जो इनफॉर्मल बातचीत आदि के रूप में होती हैं। ऐसे डाटा को नंबर्स में चेंज नहीं किया जा सकता और इनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी नहीं किया जा सकता, बल्कि जो रिसर्चर होते हैं वो विषय विश्लेषण विधि का यूज करके तथ्यपरक वर्गीकरणों यानी जो फैक्चुअल क्लासिफिकेशन है उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और डाटा से एग्जाम्पल लेकर उनके वर्क का निर्माण करते हैं। ये काफी डिस्क्रिप्टिव होता है। यह समझ लेना चाहिए कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों विधियाँ होती है वो एक दूसरे की विरोधी नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की पूरक होती है। जो चीज़ अगर हम मात्रा के रूप में नहीं मेज़र कर पा रहे हैं, तो हम उसके गुणों को मेज़र कर लेते हैं। इस घटना को समग्र रूप में समझने के लिए दोनों मेथड को हम मतलब यूज़ कर सकते हैं साथ में। साइकोलॉजिकल जाँच की सीमाएँ। पूर्व में प्रत्येक विधि के लाभ और उसकी सीमाओं को बताया जा चुका है। अब आता है कि वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव, यानी कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होती है, वो नहीं होती। भौतिक विज्ञान में मेज़रमेंट ज़ीरो से शुरू होते हैं। जैसे कि मतलब किसी मेज़ की लंबाई कितनी है, तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं भई 3 फीट है, 4 फीट है। जबकि जो साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट होता है उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, बल्कि आर्बिट्रेरी ज़ीरो रखते हैं हम। जैसे कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस ज़ीरो नहीं होती है और हम सभी लोगों के साथ इंटेलिजेंस की कुछ मात्रा अवश्य रहती है। मनोवैज्ञानिक मनचाहे ढंग से किसी भी बिंदु को 0 पॉइंट मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन में जो कुछ लब्धांक प्राप्त करते हैं, वे अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होते, बल्कि उनका एक रिलेटिव वैल्यू होती है। कुछ स्टडी में ये किया गया है कि जैसे जो लब्धांक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे किसी भी टेस्ट में प्राप्त किए गए जो लब्धांक के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों को एक सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है 1 2 3 4 और उसी प्रकार आगे भी करता है। ऐसे इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट और सेकंड जो रैंक दिया गया है स्टूडेंट को उसके बीच में डिफरेंस कितना है या फिर जो उसके बीच में डिफरेंस है और जो सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस सेम नहीं होता। ऐसे ही 50 अंक में से जो फर्स्ट जिसके रैंक आई है उसने 48 मार्क्स प्राप्त किए और जो सेकंड आया उसने 47 और थर्ड वाले के 40। तो जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 नंबर का, वही सेकंड और थर्ड के बीच में वो डिफरेंस 10 नंबर मतलब 7 नंबर का आ रहा है। तो इन दोनों को नहीं बताया गया कि भई इनके अंदर रैंक में डिवाइड कर दिया पर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सब में समान होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड जो है उनका मतलब जो डिफरेंस की बात की वो अलग-अलग हैं। अब मनोवैज्ञानिक उपकरणों का सापेक्षिक स्वरूप यानी कि रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। साइकोलॉजिकल टेस्ट का निर्माण जो है कंटेक्स्ट या के रूप में जो उसके पक्ष होते हैं कुछ, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे कि शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए विकसित परीक्षण में शहरी क्षेत्र के उद्दीपकों से संबंधित कुछ आइटम से परिचय आवश्यक हो, जैसे बहुमंजिली इमारतें, एरोप्लेन है, मेट्रो रेल है, इन सब के बारे में। ऐसा टेस्ट जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होगा। वे इसे अधिक सहज उन आइटम से होंगे जिनमें उनके परिवेश के पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं के वर्णन से मिलते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी देशों में विकसित टेस्ट भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं हो सकते।
ऐसे टेस्ट को ध्यानपूर्वक परिष्कृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें जिस कंटेक्स्ट में यूज करना हो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है गुणात्मक पद्धतों की आत्मपरक व्याख्या, यानी कि जो इंट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन है उसके बाद उसके जो क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा की इंट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उनको किसी नंबर्स में तो क्लासिफाई किया नहीं जाता, तो उनकी सब्जेक्टिविटी होती है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो उसमें अपना इंट्रोस्पेक्शन डाल देता है। तो जो क्वालिटेटिव स्टडी की जाती है उसमें जो डाटा मिलते हैं वो सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि इनकी इंटरप्रिटेशन रिसर्चर द्वारा और डाटा देने वालों के कारण होती है। एक व्यक्ति की व्याख्या दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। अतः प्राय यह सजेशन दिया जाता है कि गुणात्मक अध्ययन हो, यानी कि जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसके कंटेक्स्ट में क्षेत्र अध्ययन एक अधिक रिसर्चर द्वारा किया जाना चाहिए, जो स्टडी के अंत में बैठकर अपने प्रेक्षणों को विचार कर सके और अंतिम स्वरूप देने के लिए पहले स्वयं एक सहमत बिंदु पर पहुंचे। वस्तुतः यह यदि ऐसे सार्थक विमर्श में प्रतिक्रियादाताओं को भी शामिल किया जाए तो अच्छा होगा। अब आते हैं कि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती है, इसलिए इसमें रिसर्च से ये आशा की जाती है कि वे अपनी स्टडी के दौरान अपनी जो मोरालिटी होती है का पालन करें, और ये स्टडी में भाग लेने के लिए व्यक्ति की उसकी अपनी निजता और रुचि का सम्मान या स्टडी के जो प्रतिभागियों के उपकार या किसी खतरे में से उनकी रक्षा करना और रिसर्च के लाभ में सभी जो पार्टिसिपेंट्स की जो है भागीदारी होती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले स्वैच्छिक सहभागिता होनी चाहिए कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है पार्टिसिपेंट्स है उसका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कि ये सिद्धांत कहता है कि जिन व्यक्तियों पर आप स्टडी करने जा रहे हैं उन्हें यह निर्धारित करने का विकल्प होना चाहिए कि वे अध्ययन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, मतलब उन्हें फुल इस बात की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अब उस टेस्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। और प्रतिभागियों को इस बात का विकल्प होना चाहिए कि बिना किसी प्रपीड़न अथवा प्रलोभन के स्टडी में भाग लें, ऐसे नहीं किसी फायदे के लिए भाग लें, बल्कि अपनी मर्जी से भाग ले, और अनुसंधान के आरंभ होने के बाद उसे अलग होने पर भी किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अगर पार्टिसिपेंट्स को बीच में मतलब टेस्ट के दौरान लगता है कि मुझे ये टेस्ट नहीं करना चाहिए तो वो उसे बीच में भी छोड़ के जा सकता है, रिसर्चर उसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं लगाएगा। सेकंड आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि सूचित सहमति। यह आवश्यक है कि प्रतिभागी को यह पता होना चाहिए कि स्टडी के दौरान उनके साथ क्या घटित होगा। इन्फॉर्म कंसेंट के सिद्धांत के अनुसार संभाव्य प्रतिभागियों को यह सूचना उनसे प्रदत्त संग्रह से पहले होनी चाहिए, जिससे वे स्टडी में भाग लेने के लिए सूचित निर्णय ले सकें। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में प्रतिभागियों को प्रयोग के समय विद्युत आघात दिया जाता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं। कुछ अन्य स्टडी में जैसे कि कुछ घातक या अप्रिय स्टिमुलस उसके सामने प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। हो सकता है कि उनसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मांगी जाए जो प्राय दूसरों को नहीं बताई जा सकती। कुछ स्टडी में कुछ चलम-चलन की तकनीक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रतिभागियों को इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वे निश्चित तरीके से सोचें और कल्पना करें, और उनके परफॉर्मेंस के विषय में उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जैसे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप सक्षम हैं, ऐसे कुछ करके, और जिससे कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रियल रूप में जो स्टडी शुरू की गई थी, उससे पहले उसके नेचर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है स्पष्टीकरण, यानी कि क्लैरिफिकेशन। और जब स्टडी समाप्त हो जाती है या रिसर्च समाप्त हो जाती है उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स है वो सबको आवश्यक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जिनसे वो रिसर्च को ठीक से समझ सकें। यह उस समय सबसे आवश्यक हो जाता है जब अध्ययन में छल का उपयोग किया जा रहा है, यानी कुछ फाल्स चीजें बताई जा रखी है, सूडो यूज हो रहा हो। तो स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह होता है कि जो पार्टिसिपेंट है जिस शारीरिक मानसिक दशा से अध्ययन में शामिल हुआ था, यानी स्टडी में वो शामिल हुआ था, तो वो स्टडी कंप्लीट होने पर उसी दशा में वापस लौट आए। यह प्रतिभागियों यानी पार्टिसिपेंट्स को एक प्रकार से भरोसा दिलाने जैसा है, और स्टडी के समय छल-छदम के कारण उत्पन्न किसी एंजाइटी या उसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जिसे प्रतिभागी ने अनुभव किया है को रिसर्चर द्वारा दूर करने का कोशिश करनी चाहिए। फिर आता है अध्ययन के परिणाम की भागीदारी, यानी पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टडी आउटकम। साइकोलॉजिकल रिसर्च में
जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, करने के बाद हम अपने कार्यस्थान पर वापस आते हैं, तो डाटा का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालते हैं। रिसर्चर के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने जो पार्टिसिपेंट्स के पास वापस जाकर स्टडी के जो आउटकम आए हैं उनको बताएं। जब आप डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो रिसर्चर जो जाता है डाटा कलेक्शन के लिए, तो पार्टिसिपेंट आपसे कुछ मतलब एक उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। यह आशा यह होती है कि आपने अपने स्टडी में उनके बिहेवियर की जो भी चीज़ मतलब पता की है उसके विषय में उन्हें बताएंगे। और रिसर्चर के रूप में यह हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम उनसे वापस मिलें। इस अभ्यास के दो लाभ हैं। पहला कि आप पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं, और दूसरा ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसके जो आउटकम के विषय में अपने विचार बताएंगे, और जो आपकी नई अंतर्दृष्टि डेवलप करने में हेल्पफुल रहेंगी। फिर आता है कि जो प्रदत्त स्रोतों की गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी। स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट होता है। रिसर्चर की रिसर्चर को चाहिए कि जब उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी की रक्षा की बात आए तो उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखें। इंफॉर्मेशन का उपयोग सिर्फ रिसर्च के लिए किया जाना चाहिए, और किसी भी दशा में या किसी अन्य इच्छुक पक्ष के साथ हाथ नहीं लगनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति और उससे कोई फायदा उठा ले और उसके जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रतिभागी की गोपनीयता की रक्षा का सबसे सशक्त तरीका यह है कि उनकी पहचान की अभिलेख न तैयार किया, यानी उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो ये चीजें में मतलब नहीं रखनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में। कुछ तरह से रिसर्चर में ये संभव नहीं हो पाता है। ऐसे दशा में संकेत संख्या जो रिकॉर्ड किए हुए डाटा होते हैं उन पर अंकित कर दी जाती है, और नामों के संकेतों से अलग रखा जाता है। मतलब नाम की जगह उन्हें कुछ नेमिंग ABCD दे सकते हैं, वैसे ऐसा नाम रख सकते हैं, और उसकी जो आइडेंटिटी है उसको मतलब नहीं रिवील करना चाहिए। तो हमने ये देखा इसमें कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, एक्सप्लेनेशन है या बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, और इसके जो स्टेप्स होते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका कंसेप्ट कैसा है, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, और रिसर्च से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, उसका पुनर्निरीक्षण कैसे किया जाता है। फिर जो साइकोलॉजिकल स्टडी की जाती है उसमें कि जिसको डेमोग्राफिक है या फिर उसको जो एनवायरमेंटल है, फिजिकल है, या उसके साइकोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, और जो ऑब्जर्वेशन मेथड का कैसे यूज़ किया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़, जिसमें कॉजल रिलेशनशिप की बात की जाती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कोरिलेशन रिसर्च की बात की जाती है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कोरिलेशन होता है। ऐसे सर्वे रिसर्च का यूज़ करते हैं। फिर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं। टेस्ट में वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइप के बारे में बताया गया है कि कौन से इंडिविजुअल टेस्ट हैं और कौन से ग्रुप टेस्ट कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो केस स्टडी है उसका कैसे यूज होता है, इन डेप्थ में से कैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। फिर इसके बाद जो डाटा कलेक्शन के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करके उसका एनालिसिस किया जाता है। और फिर लास्ट में जैसे क्या मतलब जो साइकोलॉजी में हम कैसे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता हमारे पास, तो आर्बिट्रेरी जीरो रखते हैं, और इसके बारे में मतलब जो भी एथिकल इश्यूज होते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन मतलब देनी चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, और जो उसके आउटकम आते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, और एथिकल जो इश्यूज हैं वो दूर रखना चाहिए। तो ये हमने आज सेकंड चैप्टर देखा कि मनोविज्ञान में जांच की विधियां कौन कौन सी होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।